सर, जिस तरीके से इज़राइल फ़लस्तीन का जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं और भारत पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? ये जो विवाद है, आज इससे पूरी दुनिया चिंतित है। अगर आप देखो, कोविड-19 से दुनिया मुश्किल से झुलसी है। उसके बाद पूरी दुनिया जो है डूबी हुई है यूक्रेन रशिया वॉर के, जिसका बहुत बुरा असर हुआ है दुनिया के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी बैठ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी वगैरह जो है उसमें लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके बीच में एक मिडल ईस्ट में एक और बड़ी लड़ाई हो जाना वास्तव में पूरी दुनिया के लिए खतरा है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया का हिस्सा है। हर लड़ाई का असर जो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है, उससे हिंदुस्तान अलग नहीं रह सकता। इस समय तक तो प्राइसेस नहीं बढ़ी, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऑयल की और गैस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर असर होगा, हिंदुस्तान के ऊपर भी असर होगा। दूसरा, जो G20 में हम एक ट्रेड कॉरिडोर जो चाइना के BRI के बदले में होगा, जिससे हिंदुस्तान को सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन और इसराइल और आगे यूरोप से कनेक्ट किया है, उसमें उसकी शुरुआत में देरी हो सकती है। फिर हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर आज एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पावर के रूप में उभरा है मिडल ईस्ट के अंदर। मुस्लिम कंट्रीज और अरब कंट्रीज जो पाकिस्तान के मित्र होते थे, आज हिंदुस्तान के मित्र हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो सही है, क्योंकि जो बर्बरता हमास ने की है वो बर्बरता तो निंदनीय है, उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन इसका असर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ सकता है कि वही मुस्लिम देश और अरब देश जो आज हिंदुस्तान के साथ ज़बरदस्त फ्रेंडली है, उसके रुख में परिवर्तन आ सकता है। फिर हिंदुस्तान ने भी साफ तौर पे अपने मॉडिफाई किए ओरिजिनल स्टेटमेंट को, कहा है कि बहुत लाजमी है, अगर परमानेंट पीस चाहते हो उस इलाके में तो 2 स्टेट जो थियोरी थी उसको लागू किया जाए, पैलेस्टीन स्टेट बनाई जाए, और जब तक पैलेस्टीन स्टेट नहीं बनती वहाँ किसी प्रकार की शांति नहीं हो सकती। सर, अगर भारत के लिहाज से देखें, ऑपरेशन अजय चलाया है, अपने जो वहाँ पे बच्चे रह रहे थे और लोग रह रहे थे उनको वापस लेकर आए, ये कितना बड़ा मैसेज जाता है सर? देखो, जितने भी देश हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोपियन नेशंस हैं, चाहे लैटिन अमेरिका के नेशन हैं, युद्ध क्षेत्र से उनकी कोशिश है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस बताए। हिंदुस्तान ने भी ये निगाह में रखते हुए ऑपरेशन अजय चलाया है। 18,000 हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं इसराइल के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं गाज़ा के अंदर। ये ऑपरेशन अजय के तहत हम केवल और केवल जो हिंदुस्तानी इसराइल में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। गाज़ा से इस समय दुनिया का कोई भी देश अपने नागरिक को सुरक्षित बचा नहीं पा रहा। बड़ी कोशिश की जा रही है अमेरिका के माध्यम से और यूरोप के माध्यम से कि जो 650 वहाँ अमेरिकन और यूरोपियन सिटीजन्स हैं, जिनकी ड्यूअल सिटीजनशिप है, उनको सेफ़ कॉरिडोर दिया जाए और इजिप्ट के माध्यम से उनको निकलने का मौका दिया जाए। लेकिन उसके लिए भी अभी तक इसराइल तैयार नहीं हुआ। कहा था उसने कि 3 घंटे की छूट दिया रहा है, लेकिन वास्तव में ये गलत था। एक सेकंड की भी छूट नहीं दी गई और इजिप्ट भी इसकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सर, क्या लगता है आने वाले समय में कुछ संभावनाएं हैं, कब तक उम्मीद जताई जाए कि ये थम सकता है? ये युद्ध ख़त्म होगा जब नेतन्याहू चाहेंगे इसको ख़त्म हो, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुतिन ने ये हमला किया यूक्रेन के ऊपर, और पुतिन की छवि जो है बहुत गिर चुकी है। रशिया के अंदर बड़ा विरोध हो रहा है, इसी माफिक जो है बड़ा ज़बरदस्त विरोध हो रहा है नेतन्याहू के ख़िलाफ़। वो कह रहे हैं कि आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप के समय जब आप आश्वासन दे रहे थे कि इसराइल हर प्रकार से सिक्योर है, हर प्रकार से इसकी आर्मी जो है, इसकी एयरफोर्स जो है बहुत ही मजबूत है, इंटेलिजेंस सिस्टम सबसे अच्छा है, सिक्योरिटी सिस्टम सबसे अच्छा है, उसके बावजूद इस माफिक का इतना बड़ा हमला कैसे हुआ? इससे नेतन्याहू की कुर्सी हिल चुकी है और वो अपने को बचाने के लिए ये युद्ध को कायम रखेगा। वो कहता है कि मैं गाज़ा को रबल में क्रिएट कर दूंगा, इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी, उसके फरिश्ते नहीं कर सकते। दूसरा, वो कहता है कि मैं हमास को ख़त्म करने के बाद ही सांस लूँगा, ये भी अनअचीवेबल है। अगर आप देखो, दुनिया में तकरीबन 35 से 40 देश एकजुट होकर ISIS को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। ISIS अभी भी कायम है। इसी माफिक अलकायदा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, अलकायदा अभी भी कायम है। तालिबान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, तालिबान दोबारा आ गया है, और किस माफिक अमेरिका वहाँ से भागे वो भी सारी दुनिया जानती है।
बोको हरम है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने कहा है कि हमने 80% से ज़्यादा एलईटी के, जैश ए मोहब्बत के और हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीर में उनके लीडर्स को ख़त्म कर दिया है। लेकिन क्या उन आतंकवादी संगठनों को ख़त्म कर सके हैं? इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। आप 4 मारोगे 10 और खड़े हो जाएंगे। एक लीडर को ख़त्म करते हो तो कहा जाता है किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग, दूसरा खड़ा हो जाता है। ऐसे में इट्स एन इम्पॉसिबल ड्रीम एंड नॉट रियलाइजेबल। इसी को निगाह में रखते हुए अभी सारी दुनिया जो इनिशियली इसराइल के रुख में पक्ष में थी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके का युद्ध विराम किया जाए ताकि लड़ाई और ना फैले। अगर लड़ाई और लंबी चली तो निश्चित रूप से इसराइल को बजाय वन फ्रंट के अनेकों फ्रंट पर लड़ाई करनी पड़ेगी। वेस्ट बैंक में भी एक फ्रंट खड़ा हो जाएगा, लेबनान में खड़ा हो जाएगा, सीरिया के माध्यम से खड़ा हो जाएगा, जॉर्डन के माध्यम से खड़ा हो जाएगा। और ईरान और टर्की ने भी कहा है कि वो ये जो कार्रवाई हो रही है इसराइल के माध्यम से, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो बाई स्टैंडर नहीं रह सकते। सो कब वो लड़ाई में कूदते हैं वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर लड़ाई बढ़ती है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेही होगी। इसलिए सारी दुनिया भी चाहती है कि ये जो लड़ाई है और फैले नहीं। और जब ये लड़ाई इनिशियली स्टार्ट हुई तो ज़मीन को लेकर इसराइल ने ज़बरदस्त अपनी सेटलमेंट्स क्रिएट करता रहा है ऑक्यूपाइड लैंड्स के ऊपर। और जहाँ तक जेरूसलम का ताल्लुक़ है, मुस्लिम्स की जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जगह है उस पर भी अपना दबदबा बनाना चाहता है और वहाँ से उनको हर प्रकार से निकालना चाहता है। और अगर आप देखो इस लड़ाई में पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड, अमेरिका हो या वेस्टर्न यूरोप हो या ब्राज़ील हो, जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एकजुट होकर इसराइल का साथ दिया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक किस्म से इस लड़ाई को एक रिलीजियस कॉनोटेशन भी दी जा रही है। एक तरफ सारे क्रिश्चियंस हैं और दूसरी तरफ सारे मुस्लिम अरब्स हो जाएंगे, जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही खतरा होगा।